इस समय एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ है, विद्या चौहान, नेता हैं एनसीपी की। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, क्योंकि आज हमने देखा नारी शक्ति उतरी हुई थी जमीन पर और पहली बार हमने देखा कि आप लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे और एनसीपी के नेता भी अब बोल रहे हैं खुल के। तो अब आप ये बताइए आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें गुवाहाटी से आ रही हैं वो तो यही संकेत दे रही हैं कि जो विधायकों की सबसे बड़ी संख्या तो गुवाहाटी में मौजूद है। तो किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिशें हो रही हैं मुंबई में? जी देखिए, कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे आदरणीय नेता शरद पवार साहब हो, अजीत दादा हो, कांग्रेस के जो नाना साहब पटोले हो, अशोक चव्हाण जी हो, सब लोगों ने ये बताया कि हम लोग हमारे सीएम के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ रहेंगे। और ये सब इसलिए चल रहा है कि ये महाआघाड़ी की जो सरकार है पिछले 2.5 सालों में कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। यहाँ पर आपको मालूम है जैसे कोरोना की जैसी महाबीमारी थी, फिर उसके बाद केंद्र सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं है, जीएसटी के पैसे भी हमारे उन्होंने नहीं दिए हैं। आर्थिक स्थितियां इतनी खराब होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम महाआघाड़ी के सरकार ने किया। उसके बाद सीएम को जो ब्लेम कर रहे हैं वो सीएम को ब्लेम करना नहीं है। ये जो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की जो टीम है वो पूरे 2 साल से यही कर रही है कि किसी भी हालत में महाआघाड़ी की सरकार टिकनी नहीं चाहिए। और इसके लिए हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं वो सब जनता ने देखे हैं। तो मुझे यही कहना है कि इसी का एक भाग है ये जो आज चल रहा है, आपको लगता है तो ये सब किया कराया हुआ भाजपा का है। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर महाआघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में स्थिर न रहे, और इसके लिए इनका साथ किसने किसने दिया। जी विद्या जी, आपकी आवाज चली गई है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज आ जाए हम तक, तो हमारी जनता, जो हमारे दर्शक हैं वो आपको सुन सकेंगे। और ये बहुत अहम है जो हमने देखा किस तरह से। हाँ बिल्कुल विद्या जी आ गई। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था विद्या जी कि कहा जा रहा है कि जो गुवाहाटी में लोग मौजूद हैं उनके साथ एक महाशक्ति है, लेकिन आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर कानूनी लड़ाई, संख्या बल को अगर देखते हुए अगर कहा जाए कि पार्षद वगैरह आपके साथ हैं, तो कितने जमीन से जुड़ने की, जो जड़ को मजबूत करने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे, फूल पत्तियां कट जाएं लेकिन जड़ तो यहीं पे, लेकिन जड़ कितनी मजबूत है, कितने पार्षद साथ हैं? क्योंकि मैं अपनी सहयोगी पूजा को सुन रही थी, थाने से जहां से शिंदे जी आते हैं वहां से कहा जा रहा है वहां के पार्षद संपर्क में नहीं है शिवसेना के, लेकिन महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, वहां के पार्षद, कितने पार्षद संपर्क में हैं या जड़ें कितनी मजबूत हैं? क्या आंकलन है आपका? जी देखिए, महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम लोगों की जड़ें बहुत ही मजबूत है। और ये आप जो विधायकों की बात कर रही है कि विधायकों को पहले तो सूरत में लेके गए, क्यों सूरत में लेके गए आप? अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपने सामने सामने बोलना चाहिए कि भाई हम लोग, ये जो विधायक है इनका ये फर्ज बनता था कि भाई ये मुख्यमंत्री के साथ बैठे, ये महाआघाड़ी के लोगों के साथ बैठे, लेकिन ये नहीं है। ये जो हो रहा है ये प्री प्लान किया हुआ काम है। और ये देवेंद्र फडणवीस जी और इनके जो लोग हैं ये यही करने में जुटे हुए हैं। अभी एकनाथ शिंदे जी जो है, आज आपको लगता है कि वो, लेकिन वो रिक्शा चलाते थे पहले महाराष्ट्र में, और आज वो इतने बड़े बन गए हैं। वो किसकी वजह से बन गए हैं? शिवसेना की वजह से बन गए हैं। और वो खुद इतना, उन्होंने, जब वो शिवसेना के साथ सरकार में थे तब यही एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि हमें देवेंद्र जी के सरकार में कुछ नहीं मिलता है। और हर एक शिवसेना के मिनिस्टर की हालत ये थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कम और डिक्टेटर ज्यादा थे। तो इसका एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये तय किया कि इनको कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने, ना ही शरद पवार साहब ने की थी, ना ही कांग्रेस ने की थी। लेकिन उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सब लोग खुश थे। फिर एकनाथ शिंदे जी को अचानक क्या हो गया? तो ये जो है ये गलती है। और ये सब जो आखिरी सवाल उधर गए हैं। जी विद्या जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जो संजय राउत हैं उन्होंने आज एक स्टेटमेंट बयान दिया है कि शरद पवार को धमकी मिली है
केंद्र के कैबिनेट मंत्री से धमकी मिली, क्या ये कुछ सच्चाई है या क्या पता है आपको इसके बारे में? देखिए, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो शरद पवार साहब को धमकी दे सके। ये मोदी और शाह जी का जो गवर्नमेंट आया है बीजेपी में, तो इनके होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी है ना। तो उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप है। तो वो धमकियों के सिवा क्या करते हैं? ईडी क्या कर रही है? सीबीआई और कोई भी केंद्रीय यंत्रणा जो है, इसका काम क्या है? लोगों को परेशान करना। ये कितने जो शिवसेना के आमदार गए हैं, एमएलए गए हैं, उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी शुरू है। परेशान किया। अभी संजय राउत बोलते, संजय राउत जी को भी उन्होंने परेशान किया है। लेकिन संजय राउत हो चाहे दूसरे कोई हो, वो लड़ते रहे इनसे। हम लोग सब लड़ने वाले लोग हैं। छगन भुजबल जी को तो 2.5 साल तक इन्होंने जेल में रखा था, और उसी की वजह उन्होंने सबको धमका धमका के, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने अपने पार्टी में उन्होंने ले लिया। और आज भी यही कर रहे हो। उनको मालूम है कि अगर महाआघाड़ी की सरकार अच्छी तरह काम कर रही है तो इनको गिराना जरूर है। अगर ये 3 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना एक साथ आती है, तो यहाँ महाराष्ट्र में, ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, यहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए ये सब प्री प्लान गेम किया है। लेकिन आज भी मैं आपको बताती हूँ, अगर 2 साल के बाद भी अगर चुनाव होते तो इनका एक भी विधायक जो आज बागी हो गए हैं, एक भी चुन के नहीं आ सकता। चलिए विद्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बातें, अपनी राय हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।